अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज़ किस्त में अब्दुल कादिर पाकीज़ा की बहन का इंतजार करते दिखाए जाते हैं। इसी दौरान पाकीज़ा की बहन भी आ जाती है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मेरी पेशकश का क्या हुआ। पाकीज़ा की बहन कहती है कि मेरे कहे बगैर वो कुछ भी नहीं करेगी, आप फिक्र ना करें शहजादे। लेकिन मेरी बहन जल्दी डर जाती है। पाकीज़ा आपसे बहुत शर्माती है। अब्दुल कादिर कहते हैं तो वो मेरे इर्द गिर्द शर्मीली बनी रहती है। पाकीज़ा की बहन कहती है अब मैं चलती हूँ, मुझे आपकी खाला के घर भी जाना है, वहाँ मैं सबाहतीन से मिलूंगी। अब्दुल कादिर कहते हैं कि क्यों, वहाँ क्यों जाएंगी। पाकीज़ा की बहन कहती है कि सबाहतीन ने पाकीज़ा को तोहफे के तौर पर एक बराउच दिया था जो रखना अब मुनासिब नहीं है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि वो बरावच मेरे हवाले कर दो, मैं सबाहतीन को दे दूंगा। पाकीज़ा की बहन वो अब्दुल कादिर के हवाले कर देती है। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने तमाम वज़रा को इकट्ठा किया होता है। सुल्तान तहसीन पाशा को कहते हैं कि अखबारात में इसके बारे में कोई फोटो रिलीज की गई थी क्या। तहसीन पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, हम ये रोकने में कामयाब हो गए। अजोरी का बेटा लबनान आ रहा था। सलीम पाशा कहते हैं कि अजोरी के पैरोकार लबनान में बदले के लिए बाहर आ गए हैं। उन्होंने कातिलों को पकड़ने के लिए मुतालबात किए हैं। वो वहाँ से टेलीग्राफ आपके नाम भेज रहे हैं सुल्तान। महमूद पाशा भी कहते हैं कि लबनान में कोई निजाम आ सकता है, ये कत्ल इनको उकसाएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं कि परेशान न हो पाशा, हम इसको मजीद आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सईद पाशा कहते हैं लेकिन सुल्तान कैसे होगा ये, एक बड़ा मारूफ सैयद कत्ल हो चुका, लबनान में इसके पैरोकार तकरीबन हथियार उठाने को हैं, हम किस तरह इनको रोकेंगे। सुल्तान कहते हैं कि हमने पता लगवाया कि फिला आजूरी एक ईसाई अरब था, इसका वालिद माइकल आजूरी था और वो मारूनी चर्च से वाबस्ता थे। हम तहसीन पाशा को हुक्म दे चुके हैं इस वाकया से मुताल्लिक दस्तावेजात रिलीज कर दें और ये दस्तावेजात लबनान भेजी जाएं। इंशाअल्लाह फिला आजूरी के बेटे पहले से वहाँ पहुँच चुके होंगे और उन्हें खबर मिल जाएगी। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर सबाहतीन के पास जेल में मिलने जाते हैं। सबाहतीन कहता है कि अब यहाँ क्यों आए हो। अब्दुल कादिर कहते हैं कि बाज़ाहिर आपने मेरी खाला से भी यही कहा था, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। मैं यहाँ इत्तफाकी तौर पर नहीं आया, हम दोनों ने एक ही लड़की से शादी करने का फैसला किया है। सबाहतीन गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपको पाकीज़ा से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक लड़की है जो आपकी वालिदा ने आपके लिए देखी है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मेरी वालिदा ने हमेशा मेरी ख्वाहिश को मुस्तरद किया। इसके बाद अब्दुल कादिर पाकीज़ा का वापिस किया गया तोहफा सबाहतीन को देते हैं और कहते हैं कि इसका पाकीज़ा के पास रहना अब मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं उससे अब शादी करूंगा। सबाहतीन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने कैसे धोखा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब्दुल कादिर कहते हैं कि क्योंकि मेरी किस्मत में हर बार हारना नहीं लिखा सबाहतीन। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान के पास आकर बताते हैं कि जासूसों से खबर मिली है, इनको रूसी सिफारत खाने से कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। कूड़ा जमा करते वक्त इनको कूड़ा ज्यादा महसूस हुआ, ये गैर मामूली इजाफा था। जब इनकी खतो किताबत मामूल से ज्यादा हो तो वो परेशान हो गए, वो हमें बताना चाहते थे। सुल्तान कहते हैं कि खुफिया फोर्स को हर चीज का इल्म होना चाहिए पाशा, हमने कूड़ा इकट्ठा करने वाले जासूसी तंजीम को ऐसे ही कायम नहीं किया। खतो किताबत में इजाफा हुआ है तो कुछ मशकूक हो रहा है, फौरन से सफीर साहब को बुलाएं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी सफीर को तलब किया जाए। इसके बाद तीनों सफीर सुल्तान के सामने दिखाए जाते हैं। सुल्तान कहते हैं कि हमारा आपके साथ कुछ नागवार वक्त गुजरा, हमने एक दूसरे के लिए जिंदगी मुश्किल बनाई, लेकिन हम दोनों ने ये जाफिशानी से किया। बरतानवी सफीर कहता है कि मेरे सुल्तान, मैं आपकी बात से हैरान नहीं हुआ। सुल्तान कहते हैं कि आपकी हुकूमत के अफसरान जो हमारे निजाम को लागू करना चाहते हैं। रूसी सफीर कहता है कि इन मुबाहिसों से क्या हम ये समझें कि आपने हमारे खिलाफ लड़ना छोड़ दिया। सुल्तान कहते हैं कि जब तक हमारी सांस खत्म न हो जाए हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप जान सकें कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसके बाद तहसीन पाशा एक एक तोहफा तीनों सफीरों को पेश करते हैं। वो खोलकर देखते हैं तो वो एक कलम होता है।
सुल्तान कहते हैं कि मैंने ये आपको शानदार हाथी के दांत का कलम दिया है। तीनों सफीरों को अलग अलग चीज से बने कलम दिए जाते हैं। जब कलम रूसी सफीर को दिया जाता है तो सुल्तान कहते हैं कि इस कलम को रूस में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रूस की सर्दी में चांदी काम नहीं करती। रूसी सफीर कहता है कि शुक्रिया सुल्तान, इस तोहफे का शुक्रिया, हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे ताल्लुकात को भी देखेंगे। सुल्तान कहते हैं कि अगर आप चाहें तो ये एक आसान तरीका है, अगर आप उस्मानी जमीनों को तनहा छोड़ दें तो आप अपने कलम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रूसी सफीर बारबूस के पास पहुंचता है और सुल्तान से की गई मुलाकात के बारे में बताता है। वो बताता है कि सुल्तान ने यकीन दहानी कराई है कि हमारे सिफारती ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, यहाँ तक कि उन्होंने तोहफे के तौर पर मुझे एक कलम दिया। बारबूस कलम देकर कहता है कि अब्दुल हमीद को लगता है कि वो अकेला हो रहा है, हम इस पर दबाव डालते रहेंगे जब तक हम इसे इस तरह से परेशान न करते रहेंगे। रूस से कोई खबर आई है क्या? सफीर बताता है कि वो हमसे खबर के मुंतजिर हैं। इसके बाद क्लर्क अंदर आ जाता है। रूसी सफीर कहता है कि जो हुक्म आप देंगे हमारा क्लर्क रूस तक पहुंचा देगा। रूसी बेड़ा आपके हुक्म का मुंतजिर है। बारबूस कहता है कि इनसे कहो कि वो रूसी बहरी जहाज को बासफोरस ले आए। वो उस्मानी हुकूमत के साथ किसी भी तरह से बातचीत में शामिल नहीं होगा, उन्हें सिर्फ हमारे साथ बात करना चाहिए। रूसी सफीर कहता है कि ये कलम लो और इसी कलम से खत लिखो, ये अब्दुल हमीद का तोहफा है। हो सकता है कि वो इस कलम की वजह से अपना आखिरी वक्त देखे। क्लर्क को खत लिखते दिखाया जाता है। वो लिखता है कि रूसी जंगी बहरी जहाज बासफोरस के किनारों पर आ जाएं। इनकी उस्मानी हुकूमत से कोई बात नहीं होगी और दूसरे हुक्म पर फिर वो अंदर की तरफ आना शुरू कर दें। अभी वो कलम से खत लिख ही रहा होता है कि कलम से रोशनाई कागज पर गिर जाती है। वो कहता है कि ये किस किस्म का सुल्तान का कलम है, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको फेंक दूं? क्लर्क वहाँ मौजूद खादिम को कहता है कि इस कागज को बाहर फेंक दो, पता नहीं ये कैसा कलम दिया गया है। इसके बाद वो खादिम उस खत को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और यही जनाब सुल्तान की चाल होती है। इसके बाद सुल्तान को खुफिया तहखाने के अंदर तहसीन पाशा के साथ दिखाया जाता है। सुल्तान कहते हैं कि हमने जो कलम सफीरों को दिए वो खराब थे, वो खास तौर पर बनाए गए थे। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां सुल्तान इन कलमों की तैयारी कर रहे होते हैं। सुल्तान बता रहे होते हैं कि कुछ अल्फाज लिखने के बाद एक खास स्याही कलम से निकलती है। कलम के निचले हिस्से में असली स्याही मौजूद है और कुछ अल्फाज लिखने के बाद नकली स्याही बाहर आ जाती है। इसके बाद नकली स्याही को भाप बनाकर उड़ाया जा सकता है। ये तजर्बा सुल्तान बताते खुद भी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फिर हम पहले लिखी हुई तहरीर पढ़ सकते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, आपने ये कैसे यकीनी बनाया कि वो कलम इस्तेमाल करेंगे? सुल्तान कहते हैं कि वो कीमती कलम है और उन्हें वो सफीर इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके बाद सुल्तान के सामने खत पर लिखी तहरीर वाज़े हो जाती है। सुल्तान पढ़कर बताते हैं कि रूसी बासफोरस में बेड़ा जमा कर रहे हैं ताकि हमें डरा सकें, ताहम हमें इनका हतमी मंसूबा मालूम नहीं है। फौरी तौर पर तमाम पाशाओं को बुलाया जाए। इसके बाद सबाहुद्दीन पाकीज़ा के घर मिलने आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इसी दौरान अब्दुल कादिर पाकीज़ा को बग्गी में से बाहर निकालते हुए दिखाया जाता है। सबाहुद्दीन ये तमाम मंजर देख रहा होता है। सबाहुद्दीन पाकीज़ा से कहता है कि इसका क्या मतलब है। इतने में पाकीज़ा की बहन बाहर निकल आती है। सबाहुद्दीन कहता है कि मैंने जो सुना क्या वो सच है? आपने मुझसे वादा इतनी जल्दी तोड़ दिया। आप अब अब्दुल कादिर को यहाँ ले आई हैं। अब्दुल कादिर आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम किसी वक्त जेल से निकलकर यहाँ सवाल करने क्यों आए हो? सबाहुद्दीन कहता है कि मैं आपसे बात करने नहीं आया, मैं पाकीज़ा से बात करने आया हूँ। जवाब दो पाकीज़ा, मैं एक छूटा हूँ। मैंने शाही खानदान में बैठना छोड़ दिया ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। वो महल अब और भी बेहतर लगता है क्या तुम्हें? पाकीज़ा के पास कोई जवाब नहीं होता, वो खामोश रहती है। दूसरी तरफ बारबूस के पास खबर पहुंच चुकी होती है कि अब्दुल हमीद सरियार में इजाफी नफरी तैनात कर रहा है। बारबूस कहता है कि वो ये कैसे कर सकता है। अब्दुल हमीद बर्लिन में मुआहिदा को नजरअंदाज कर रहा है। रूसी सफीर कहता है कि वो जंग के खतरे के बगैर ये नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये सारी दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। बारबूस शदीद गुस्से में आकर छड़ी रूसी सफीर के शोल्डर पर रख देता है
और कहता है कि अब्दुल हमीद ये जान गया कि हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए उसने ये तदाबीर अपनाई। तुम या मैं अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहे हैं, अब तुम बताओ। रूसी सफीर कहता है कि जनाब बारबूस, हुक्म भेजने के बाद मैं कमरे से बाहर तक नहीं गया और टेलीग्राफ लाइन भी बिल्कुल ठीक है। बारबूस कहता है कि ये अब्दुल हमीद कैसे जान सकता है। रूसी सफीर कहता है कि मैं उसे बताऊंगा कि वो जो कर रहा है वो रूस के खिलाफ ऐलान जंग है। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद के नए बेटे को दिखाया जाता है, जो कि इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए होते। सुल्तान अब्दुल हमीद खुद खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं और दोनों बाप बेटा बगलगीर हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं कि माशाअल्लाह तहम आपका कुछ वजन कम हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। उनका बेटा कहता है कि मैं दोबारा आपकी हमदर्दी की निगाहों को देखता हूँ बाबा। अब्दुल हमीद कहते हैं कि हर बाप के गुस्से में शफकत होती है, लेकिन बच्चे अक्सर इसे देख नहीं पाते, यहाँ तक कि इनके वालिद की आंख हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इससे उनकी सारी गुस्से वाली यादें हमदर्दी का बाइस बनती हैं। इसके बाद अगले सीन में बारबूस सुल्तान से मिलने पहुंच जाता है और कहता है कि ये आपने कैसे जाना सुल्तान। सुल्तान अपनी पेशानी ऊंची करके कहते हैं कि मालूमात बारबूस, मालूमात। बारबूस कहता है कि हमारे दौर के सबसे बेहतरीन जासूसी तंजीम को कायम करने वाले ये पूछना बेवकूफ़ी समझते हैं, हमें माफ कर दें सुल्तान, लेकिन आप बगैर किसी दस्तावेज के बर्लिन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके सरियार में सिपाही नहीं भेज सकते। सईद पाशा कहते हैं कि बारबूस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान, हम सरकारी दस्तावेजात के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ रूस के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुआहिदों पर दस्तखत करने वाले हर एक के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। इसके बाद फहीम पाशा को दिखाया जाता है। इसके बाद उसके साथी आकर बताते हैं कि पाशा, हम मनोल का कसीनो और कारवान सराय देखकर आ रहे हैं, इसने हम सबको पेशकश कर दी है। फहीम पाशा कहते हैं कि वो इतना पुरएतमाद कैसे हो गया, मेरा मतलब है कि हम पहले ही जान चुके हैं। वो उस शख्स पर भरोसा करता है जो हमारी अपनी गिरफ्त से फिसल रहा है। इस तरह से यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हुआ।